नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पारिवारिक रंजिश में बुजुर्ग पर हुआ जानलेवा हमला, लोहे के सरिये से सिर पर किया वार, गंभीर हालत में एमबी अस्पताल में भर्ती। तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से, दुर्घटना में एक की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर घायल। नेशनल हाईवे 58E पर हुआ हादसा। ऑपरेशन त्रिनेत्र का एक्शन, 3.75 ग्राम एमडी के साथ युवक गिरफ्तार। मादक पदार्थों के नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के वरड़ा गांव में पारिवारिक रंजिश के चलते एक बुजुर्ग पर कथित रूप से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की परिवार के ही कुछ लोगों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की और लोहे के सरिये से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को महाराणा भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना बड़गांव थाना क्षेत्र के वरड़ा गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घायल बुजुर्ग प्रताप सिंह के परिजनों के अनुसार घटना के समय उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रताप सिंह अपने बाड़े में पहुंचे। इसी दौरान वहां मौजूद परिवार के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी की राजेंद्र सिंह ने प्रताप सिंह के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में चंदन सिंह, पुत्र रूप सिंह, सरसीबाई, हंसाबाई, राजेंद्र सिंह और प्रिया उर्फ नानुड़ी के नाम सामने आए हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल प्रताप सिंह को तत्काल उपचार के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। उनकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जानकारी जुटाई। पुलिस ने घायल पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अभी सभी आरोपों की जांच कर रही है और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिन लोगों के नाम शिकायत में सामने आए हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। हाल ही आज हम उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में खड़े, जहाँ एक बड़गांव थाना क्षेत्र में वरड़ा गांव में एक रहने वाले परिवार के साथ परिवारजनों ने सरिया और लाठी से हमला कर दिया था। फिर भी आज परिवारजन हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है। सर, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी। और मेरे पापा के साथ इन लोगों ने सरिये और लाठियों से हमला किया था। मेरे घर के पास ही बाड़ा है, तो उसके लिए मेरी मम्मी भैंसों को चारा डालने गई थी। वो क्या उसकी चंदन सिंह और उसकी वाइफ, उसकी जो चंदन सिंह की माँ सरसी बाई, उसका बेटा राजेंद्र सिंह और उसकी वाइफ, ये 4-5 मिल के आए और मेरी मम्मी के ऊपर हमला कर दिया। तो जैसे मेरी मम्मी चिल्लाई, फिर मेरे पापा दौड़ के गए, तो उन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ के फिर मेरे पापा को पकड़ लिया और पापा के साथ मारपीट कर दी और सर में सरिये से वार कर दिया और यहाँ हाथ पे मारी और नाभि में पकड़ के मारपीट कर दी। फिर उसके बाद मेरे पापा के पास जो मोबाइल था कि कई वीडियो बना के पुलिस को नहीं बताते, उस वजह से उन्होंने फ़ोन भी कहीं फेंक दिया और अभी तो फ़ोन ही नहीं मिला। क्या पता फ़ोन वो साथ में ले गए, वो भी पता नहीं मिला। तो जैसा कि ये जो घटनाक्रम हुआ था आपके साथ, तो ये किस वजह से हुआ है? वजह ये आपसी वही रंजिश है, ये कि हमसे वो रंजिश रखते हैं कि भाई ये हम झगड़ा करवाते हैं ऐसे, पर हमारा ऐसा कुछ है नहीं। पर वो मेरा क्या कच्चा मकान है, उनके पीछे पक्का मकान है, तो उनके घर का जो बाथरूम का पानी है जो भी, वो सब मेरे कच्चे घर की तरफ डाल देते। तो कच्चे होने की वजह से वो सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। तो अब पहले हम घर में सोते थे, अब घर में ना तो सो पाते कुछ नहीं और नहीं वहाँ खाना बना पा रहे। उस वजह से इनको बोला,
पहले सरपंचों से बोला, पंचों से बोला, तो उस हिसाब से क्या ये रंजिश रंगने लग गए कि हमें बदनाम करें। बदनाम क्या, जो हमारी जो समस्या हम वो बता रहे हैं, और उसे और हम क्या कानून के पास गए, सब जगह हमने कर दिया, पर ये क्या समझने को तैयार नहीं। तो आपकी अब इस सिलसिले में प्रशासन से क्या मांग रहेगी? हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि हमें उचित और एकदम सही न्याय दिया जाए, और आप आके एक बार पूरे मामले की सही से जांच करें, और मौके पे आकर आप पूरे प्रशासन जांच करें, तब उस पूरी स्थिति का पता लग जाएगा। हमला करने वाले कितने अभियुक्त थे या कितने लोग थे? हमला करने वाले ये 4-5 जने थे टोटल। तो उसमें एक तो ये मेरे जो बड़े पापा होता है उसकी वाइफ थी सरसी बाई, और उसका ही बेटा चंदन सिंह की वाइफ हंसा बाई, और उसका बेटा राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह की वाइफ थी। तो आपने इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर या मुकदमा दर्ज कराया है? हाँ, हमने कल शाम को जाके वैसे थाने में रिपोर्ट दे दी थी, और फिर वो पापा क्या ज़्यादा चोट लगी थी, तो उस हिसाब से थाने वालों ने बोल दिया कि एक बार आप हॉस्पिटल में जाके और इनका इलाज कराओगे। तो उस वजह से हमने इलाज करवाने के लिए एडमिट करवा रखा पापा को। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इनके परिजन का यह कहना है कि एक आपसी घर के पीछे पक्का मकान होने के बाद कच्चे मकान में जो पानी आ रहा है उसको लेकर एक विवाद बन चुका था, जिसमें 5 से 7 लोगों ने एक 64 साल के बुजुर्ग पर जान से हमला बोल दिया था, जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। अभी देखते हैं इसमें प्रशासन या थाना क्या कार्रवाई करता है। आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ, मैं मनीष पानेरी। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58E पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झाड़ा पिपला तिराहे के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में गुजरात निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया और घायल को उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह हादसा फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी चौकी अंतर्गत झाड़ा पिपला तिराही के पास रविवार शाम को हुआ। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी दोनों युवक खाकड़ नया गांव में अपने परिजनों से मिलकर कार से वापस गुजरात लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 58E पर उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद दोनों युवक वाहन के भीतर ही फंस गए। हादसे के तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाला। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए घायलों को निजी वाहन से जाडौल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोलियारी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। इसके बाद मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मावली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान एक युवक को 3.75 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की बाजार कीमत करीब 12,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबारों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मावली थाना पुलिस ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और पुलिस उप अधीक्षक स्वर्ण दास के निर्देशन में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत थाना अधिकारी अशोक कुमार विश्नोई के नेतृत्व में मावली थाना पुलिस की टीम गश्त और वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3.75 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान किशन लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद एमडी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब 12,000 रुपए आकी गई है। इस संबंध में मावली थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई करने जा रहा था। साथ ही पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि अशोक कुमार विश्नोई और उनकी टीम ने हाल में ही 30 जून को फतेहनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो और करीब 450 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। इसके साथ ही कार की तलाशी के दौरान एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में गायनिक विभाग के कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पीएफ, एएसआई और लंबित भुगतान को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन में कटौती के बावजूद संबंधित राशि जमा नहीं कराई गई। इस संबंध में आचार्य को ज्ञापन सौंपकर पन्ना दायर सिक्योरिटी सर्विस के खिलाफ कार्रवाई, बकाया राशि जमा कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। हाल ही हम उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पन्नादाय के बाहर खड़े, जहां जो कर्मचारी काम करने वाले, इनको पिछले 8 सालों से किसी भी प्रकार की पीएफ, ईएसआई की सुविधा नहीं दी गई थी, जिससे आज ये जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी जो हैं, आज ये धरने पे बैठे। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है और इनका क्या मांग रहेगी। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा 16 तारीख या इस महीने में हो जाएगा, 31 तारीख तक। इसीलिए हम इसी बात को लेके, हम पीए पैसे को लेके कि भाई हमारा इसलिए बकाया 8 साल से जो पीए पैसे ही नहीं आया है, उसको लेके हम आज हड़ताल पे भेजे बैठी हैं। ये हम ठेकेदार जी कह रहे हैं कि आपके आ जाएगा, लेकिन हमारे पीएफ की साइड भी खुली नहीं है। सर बोल रहे हैं कि 3-4 दिन लगेंगे, सर्वर डाउन चल रहा है। तो हम जैसा कि आपके ठेकेदार द्वारा बोला गया था कि पीएफ की साइड नहीं खुली, तो पिछले 8 सालों से आपको यही आश्वासन दिया जा रहा है। ये नहीं देते, ये बोलते हैं कि आपकी बेटी पीएफ, आप पीएफ चेक करवाओ। आप हम जाते हैं, फिर हमारे शो भी करता है, फिर पैसे भी नहीं निकलते। हर हमेशा ठेका भी इन्हीं को देते हैं, इन्हीं को देते हैं, ठेकेदार अधिकारी भी इन्हीं को देते हैं। मतलब 8 साल से हमें गुमराह कर रखा है कि भाई पीएफ आ जाएगा, भाई जी हमारा आप आश्वासन देते हैं और हम उठ जाते हैं, आश्वासन देते हैं हम उठ जाते हैं। हर बार से यही, हर बार की यही प्रॉब्लम इनको। अधिकारी से, ठेकेदार से बात होती है तो बोलते हैं तुम्हें पीएफ से अभी डाल दे, तुम ड्यूटी पे छोड़ो। हम हर बार ड्यूटी चले जाते हैं। अब हमारे पिछले वाला ठेकेदार था राणावत, वो तो हमारे पिछले साल सबके पीएफ पैसे खा के चले जा चुका है, जिसकी 14 लाख रुपए सिक्योरिटी उसकी रोक रखी है। ना तो हमको दे रहे, ना कुछ नहीं, प्रशासन के पास पड़ी है। उसके बाद में कितनी बार बात करने पूरा होगा, टाइम पूरा होगा। इसमें से हमारे कितने कर्मचारी मर चुके हैं, तो उनका क्या होगा? और अभी भी हमारा ठेका 31 तारीख को इनका लास्ट डेट बताई है, तो है ना, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं कि हमारा पीएफ पैसा ही क्लियर करो, हमारे हिसाब जो भी है साला क्लियर करो। और 8 साल से इसी ठेकेदार को ठेका मिलता है सर, क्योंकि ये प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से इन्हीं को ठेका मारा, दूसरे ठेकेदार को आता ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पूर्व में भी आपके साथ जो ठेका हुआ था उसमें भी आपको पीएफ नहीं दिया गया था, और अभी जो ठेका था उसमें भी पीएफ नहीं मिल रहा है, और आपको मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं मिल रही। 2 साल का ही बताएंगे आपको, 2 साल का क्लियर। अभी हमारी बात हुई जी, कितने साल 2 साल का ही पीएफ ऐसे ही बताएंगे, 8 साल का हिसाब मत पूछो भाई जी, वो तो गए ठेकेदार, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। 2 साल का है, अभी 2 साल का ही बताएंगे, वो हम आपको बता सकते हैं। पिछले मतलब 5 साल का, 6 साल का जो भी है वो डेटा हम आपको नहीं बता सकते। तो सर हम तो इसी ठेके में इतने साल से काम करते, मेरे को 19 साल हो गए इस हॉस्पिटल में काम करते करते, तो फिर हमारा 8 साल का पीएफ डकार जाएंगे तो सर हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? तो आपके साथ जो आप संविदा कर्मी जो हैं, आपके साथ और कौन सा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है? हम जनना हॉस्पिटल से
सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्टमैन है, फायरमैन है, वार्ड लेडी है, सिपर है, हम 4 बार डिपार्टमेंट है पद वाले। तो आप हॉस्पिटल जो प्रशासन है, आप इसके रिगार्डिंग उस मार्फत क्या कहना चाहेंगे कि आपका क्या? हमको सर ठेका चाहिए नहीं, हमको सब मिली भगत है। हम सब सरकार से हम निवेदन करते हैं ठेका पर्दा बंद करके हमें सुविधा पे रखा जाए, ताकि हमारा शोषण नहीं होवे, गरीबों का कोई शोषण नहीं होवे। जब चाहे तब नौकरी से हटा देते हैं, जब चाहे तब नौकरी से रख लेते हैं। तो जिस तरह का आपका क्या कहना है, आप बताएंगे इस मामले में? मैडम बोलती है, प्रिंसिपल मैडम बोलते हैं कि ना इनको हटा दो, उनको रख लो। हाँ, तो इनको हटा दो। सुशीला मैम तो चले मतलब आगे वो क्यों बोलता है, इसको नौकरी से हटा दो। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो आवाज उठाते हो आपके लिए, तो प्रिंसिपल और अधिकारियों द्वारा किया जाता, आपको नौकरी से हटा दिया जाए, नौकरी से हटाने की धमकी देते ये उचित समझते हैं? इस मामले को हैं। हाँ, वो तो समझते हैं हम हटाना उचित समझते हो? आप क्या उचित समझते हो? हम उचित समझते हैं सर। हम क्यों हटेंगे? इतने साल से क्यों हम हटे? हम नौकरी कर रहे इतने हैं, साल से इतने नौकरी साल कर से रहे हम हैं। नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों बड़ा हटेंगे? समझ हमको। कोरोना महामारी में हमने ड्यूटी की, हमने बच्चों को छोड़ छोड़ के भूखे मरते ड्यूटी की। अब हम कहाँ जाएंगे? इतने साल ड्यूटी हमने यहाँ की तो। और एरियल भी मिला, तो हमें सिर्फ 2500 रुपए एरियल मिला। वो भी कितने साल का मिला था? 8 साल में एक बार ये मिला, वो भी 8 साल में एक बार मिला, वही 2500 रुपए मिले। और मुझे 500 रुपए मिले। इसको तो 500 मेरे को रुपए 500 रुपए मिले एरियल मिला तो। अच्छा, हाँ, 5 साल हो गए मेरे को भी नौकरी करते हुए यहाँ पे। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? सब लेबर के साथ ये भ्रष्टाचार करते हैं। कोई भी ये गुडी दीदी थे, ये ऊपर पानी की टंकी पे अपनी जान बख्श देने के लिए तैयार हो गए, जब जाके ये पीएफ हमारा आया था। जैसा कि मैंने अभी एरियल आया, ये थोड़ी आया। जैसा कि मैंने अभी सुना था, जो संविदा कर्मी है, जो सेक्टर 11 का कोई निवासी, जिसने भी घर पे चढ़कर आप ही हाँ आप मैं टंकी पे चढ़ी थी, क्योंकि हमारे एरिया के लिए सारे लेबर को हमारा एरिया दिया जाए, तो मैं जान जोखिम में डाल के मैं टंकी चढ़ी। जब जाके उन्होंने 2-2 हजार रुपए 2500 रुपए लेबर को दिया, और अब 8 साल हो गए, एरियल आ चुका है, रेट भी बढ़ चुकी है, पर हमको देते ही नहीं है, झूठा आश्वासन देते हर बार। तो अभी आपको 8 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है? अभी हमको 8 घंटे का सर हमको 6400 रुपए दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किया था अभी कि भाई 8 घंटे का 700 रुपए का नॉर्मल लेबर की वेजेस होनी चाहिए, तो मिलेगा ही नहीं, ये बात भूल जाओ, घर जाओ, मिलेगा नहीं, आगे से नहीं आगे से नहीं मिल रहा, आगे से नहीं मिल रहा, आगे से नहीं मिल मना कर रहे हैं। तो आपने कभी इस रिकॉर्डिंग जांच पड़ताल करी? करिए सर, अधिकारी से करते हैं तो आश्वासन देते हैं कि भाई जी ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, आगे से ऑर्डर आता आगे है, से तभी ऑर्डर होगा आते ऐसा। हैं, यहाँ से नहीं हमारे होता। हाथ में कुछ नहीं हमारे है, हाथ में कुछ आपको भी नहीं किसने है। बोला? हेडलाइन हमारे हाथ में कुछ नहीं जी क्या कहना? अधिकारी बोलते हैं भाई जी आपको किसने बोला? किसने बोला? आपको हेडलाइन नहीं है जो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, हाँ। और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि अभी गवर्नमेंट सरकार बजरलाल सरकार ने निकाला था इस रिकॉर्डिंग मामला, हमारा अभी कोई लागू नहीं हुआ है। बजरलाल सरकार ने जो सुविधा निकाली, हमको एक भी कोई सुविधा नहीं मिली है। मना कर रहे हैं कि आपको किसने बोल दिया यहाँ पे गए? कोई हेडलाइन लिखित नहीं में आई है, लेके कोई आओ, लागू कोई नहीं हुआ है। लिखित में लेके आपको अगर सूचना मिली है तो आप लिखित में लेके आओ हमारे पास। हम कहाँ से लेके आए? लेबर बोर्ड से लिखित फिर ये में लेके प्रशासन आओ, ये किसके बोल लिए रहे हैं। बैठा है? हम अगर लेके आएंगे लेटर, तो भी प्रशासन किस काम का? तो ठेकेदार और प्रशासन की मिली भगत है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। हमको ठेकेदार नहीं चाहिए, हमको संविदा नौकरी चाहिए। हम 10% जब तक बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, जो संविदा कर्मी है इनका कहना ये है, ये जो मिडिल क्लास के जो लोग है, ये इनका अपना जीवन यापन 6000 रुपए में कर रहे हैं, और इनका ठेकेदार वो इनको मूलभूत सुविधा नहीं देने के बाद उनका पैसा रोककर इनका जो शोषण किया जा रहा है, इन्होंने इनकी वजह से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन लागू कर रखा है। और आगामी ये बताना चाहूंगा इनसे कि आगामी आंदोलन की आपकी क्या कहना, आपके लिए आगामी उग्र क्या कहना आंदोलन के लिए? आंदोलन चलता रहेगा सर, जब तक हमारा को सारी सुविधा नहीं मिलेगी, हमारा पैसा हिसाब नहीं होगा, और हमको ठेका चाहिए ही नहीं। हम ठेके में काम अब नहीं करना चाहते, बाकी हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि ठेका कर्मचारी के साथ हम काम करने के लिए फलीभूत नहीं है, और ये अपना संविदा भरने के नाफिक जो गवर्नमेंट इनको जो राजस्व या पेमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करने के लिए तैयार है, पर ठेकेदारी के अंदर ये काम करने की इच्छुक नहीं बताया जा रहा है। और अगर इनका नहीं होता मसला मामला सोल्व, तो ये भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी के लिए भी बैठे हैं। धन्यवाद। मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। उदयपुर में समस्त खारोल समाज मेवाड़ की प्रतिनिधियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर राजेंद्र खारोल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज का आरोप है कि भगवान बिल्लेश्वर महादेव मंदिर के पाटोत्सव के दौरान दर्ज करा गया परिवाद पूरी तरह झूठा और निराधार है। समाजजनों ने धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है।
समस्त खारोल समाज मेवाड़ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को उदयपुर में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 20 जून को भगवान बिल्लेश्वर महादेव मंदिर में पाठोत्सव वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। समाज का आरोप है कि इस कार्यक्रम के बाद राजेंद्र पिता प्रेम शंकर खारोल निवासी हनुमान कॉलोनी ने एक परिवार दर्ज कराया, जिसमें समाज के कई लोगों पर मारपीट और मोबाइल तोड़ने जैसे आरोप लगाए थे, जबकि ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र खारोल, उनकी माता, पुत्र और भाई ने अन्य श्रद्धालुओं की तरह भोजन प्रसादी ग्रहण की और उस समय किसी प्रकार का विवाद या मारपीट नहीं हुई। समाज का यह भी कहना है कि परिवार में हाथ टूटने का जो आरोप लगाया गया है वह भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति का हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया है कि राजेंद्र खारोल ने पूर्व में भी परिवार के सदस्यों और समाज के कई प्रतिनिधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास करने के आरोप भी लगाए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों और सामूहिक प्रतिभोज के दौरान शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसके साथ ही राजेंद्र खारोल के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रोशन लाल जी, क्या मसला है? पिताजी का गंगाराम जी नाम है। आज 100 साल पहले ही हमारी जमीन बाप दादा तो मर गया और रजिस्ट्री वगैरह सब करके फर्जी उसने मरे हुए के अंगूठे से हमने ये ली वो कर ली, फर्जी करके हमारी जमीन उसे आतंकवाद चला दिया, ऊपर पत्थर लगा दिया और आए तो दादू को लेके आते हैं, हम उनको मारने लगता। कौन है? वो राजेंद्र आपका भाई बंद है? भाई बहन है, काका का लड़का ही है, हमारा आए दिन मारता। और ये मेरे भाई भी गुजरे हो गए हैं। मैं थोड़ा बोलता हूँ तो मैं मेरे को ऊपर डंड लगाता, डंड मारने दादा लेके आता, ये करता। कितनी जमीन है? जमीन कितनी है आपकी? अभी खतरी इसका भी दुकान है, पीछे मकान है, 500-600 फीट है। 30 है। हाँ, इसमें रास्ता है। मोदी से सबसे पहले आप लोग नाम बताओ। मैं भगवान खारोल वार्ड 55 से भी पार्षद रहा हूँ, वार्ड 1 से भी 99 में पार्षद रहा हूँ, नगर निगम में उद्यान समिति अध्यक्ष भी रहा हूँ और खारोल समाज से हूँ। हमारे खारोल समाज में क्या है कि एक राजू खारोल ऐसा है व्यक्ति है जिसने उसके भाइयों की ज़मीन पे कब्जे के, यानी उनके भाइयों की स्वयं की ज़मीन, बेचारों कह बात नहीं, ये एक भाई ये खड़ा है, एक भाई ये खड़ा है जिसका कोई बोल चाल नहीं, जिसे कुछ नहीं, और बेचारे सीधे साधे लोगों की वजह से समाज में एक अगर उस राजू खिलाफ कोई बोलता है तो वो उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर जाता है, क्योंकि ईमानदारी से कोई चीज़ बताने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। ईमानदारी यही है कि इनकी ज़मीन है, फतेहपुरा चौराहे के ऊपर ही है, इनकी ज़मीनों पे उसने अवैध कब्जा किया हुआ और अवैध निर्माण कर दिया गुंडागिर्दी और इस दादागिरी की वजह से। और ये भी कहता है ऊपर से कि मैं तो HS हूँ, मेरा क्या कर लोगे आप लोग। ऐसी बात है। उसी वजह से हमारे समाज में अभी 20 तारीख को हमारे महादेव मंदिर में एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में वो आ गया, कोई बात नहीं, खाना वाना खिला दिया, लेकिन उसने 5-7 खाना वाना खिला के उसने हमारे 5-7 लोगों के ऊपर एक एप्लीकेशन दे दी और केस कर दिया। केस ये किया कि इन्होंने हमारे साथ में मारपीट की, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, मतलब उस मंदिर महादेव मंदिर पर ऐसी कोई चर्चा भी नहीं, ना बात हुई, और उसने हम 5-7 लोगों के खिलाफ वाद कर दिया। उसी वाद के खिलाफ हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। SP साहिबा को बता दिया है, SP साहिबा ने ज़रूर कहा है कि मैं ज़रूर इस पर कार्रवाई करूँगी और इसको उचित दंड दिलाएंगे। उदयपुर में सड़क हादसे के बाद मानवता की एक मिसाल देखने को मिली है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सड़क पर तड़पता देखा तो तुरंत अपना काफिला रुकवाया और उसे अपनी निजी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है।
विधायक की संवेदनशील पहल की लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में आगे बढ़कर मदद करना ही सच्ची जनसेवा है। उदयपुर में रविवार को हुए एक सड़क हादसे के दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने संवेदनशीलता और मानवीय दायित्व का परिचय देते हुए घायल व्यक्ति की मदद के लिए तत्काल कदम उठाया। जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पता रहा और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे विधायक फूल सिंह मीणा ने घटना को देखा और बिना किसी देरी से अपना काफिला रुकवा दिया। उन्होंने स्वयं घायल की स्थिति का जायजा लिया और समय की गंभीरता को समझते हुए उसे अपनी निजी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया ताकि उसे जल्द से जल्द उपचार मिल सके। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए समय पर अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने विधायक फूल सिंह मीणा की इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि आपात स्थिति में आमजन की मदद के लिए आगे आना भी उनकी जिम्मेदारी है। सड़क हादसे के बीच दिखाई गई यह संवेदनशीलता पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने इसे सच्ची जनसेवा का उदाहरण बताते हुए कहा कि किसी जरूरतमंद की मदद के लिए समय पर उठाया गया कदम सबसे बड़ा मानवीय कार्य होता है, भले ही इस मामले में घायल को बचाया नहीं जा सका। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन सोमवार को एक्शन मोड में नजर आया। उदयपोल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उदयपुर केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को उदयपोल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे लगे अवैध ठेलों और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया, जिससे इस व्यस्त चौराहे पर यातायात को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया गया। पूरे अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा स्वयं मौके पर मौजूद रही। उनके नेतृत्व में करीब 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई और यातायात को सामान्य बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए। अभियान के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने शहर के संवेदन क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बनाए रखने और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने उदयपुर केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़े अतिक्रमण नोटिस को लेकर मंगावास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से आबादी क्षेत्र में बने मकानों को बिना पूर्व सूचना और बिना मुआवजे के अतिक्रमण घोषित किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों ने सीमांकन के
दोबारा जांच, उचित मुआवजा और कार्रवाई से पहले राहत देने की मांग करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील भी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़े अतिक्रमण नोटिस के विरोध में मांगावास क्षेत्र के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे में निर्माण हुए 7 से 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कभी किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी गई, नहीं उनके मकानों के संबंध में कोई मुआवजा प्रदान किया गया। अब अचानक अतिक्रमण नोटिस मिलने से लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ये पिछले 30 से 40 वर्षों से संबंधित स्थान पर निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने के बावजूद उनके मकानों से यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। इसके बावजूद उन्हें अतिक्रमणकारी मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले सड़क के सेंटर से 7.5 मीटर तक सीमांकन किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 मीटर तक कर दिया गया है। नए सीमांकन के कारण कई मकान इसकी जद में आ गए हैं, जिससे उन्हें अनेक परिवारों के सामने बेघर होने की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और प्राथमिक परिवारों को राहत दी जाए। उनका कहना है कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही यदि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के लिए उनकी भूमि अधिकृत की जाती है तो नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। हाँ जी, मैं चैनराम मेघवाल, निवासी मगवास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी नेशनल हाईवे 58E मगवास से होकर के निकला है, जिसको 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल के अंदर कभी भी हम लोगों को न तो कोई नोटिस मिला, न ही हमारे बने हुए जो मकान है उसका कोई मुआवजा मिला, और अब जा कर के हमारे मकान पर आकर के रेड चिन्ह लगा दिया कि आपके मकान यहाँ से गिरेंगे। जबकि मैं और मेरा परिवार 30-40 वर्षों से इस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, और मैं ही नहीं बल्कि हमारे 15-20 परिवार जो हैं वो अस्थायी रूप से 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, और पक्के मकान बने हुए हैं, और ग्राम पंचायत का पट्टा हमारे पास में है, और आबादी क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं। अब जा कर के हमको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नोटिस थमाए और अतिक्रमणकारी घोषित किया हमको, जबकि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि पूर्व में जो 7.5 मीटर का दायरा था रोड के सेंटर से, उसी को कायम रखा जाए। और अब जाकर के इन्होंने जो 10 मीटर किया है, और 10 मीटर कर देने से हमारे घर उसके अंदर आ रहे हैं, जो कि गिरने की स्थिति के अंदर है। हम लोग बेघर बार होने की स्थिति के अंदर है। और फिर भी यदि राज्य सरकार और नेशनल हाईवे 58E हमारी ज़मीन को लेना चाहती है, ऐसी स्थिति के अंदर उचित मुआवजा हमको दिया जाए, उसके बाद में हमारे घरों को टच किया जाए। अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और नेशनल हाईवे 58E की रहेगी। उदयपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच मदार नहर के पास एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से देवाली मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिसमें लोगों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राहत की बात यह है कि घटना के समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही नगर निगम और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने और मार्ग बहाल कराने का अभियान शुरू किया गया है। मानसून की लगातार बारिश के बीच उदयपुर में मदार नहर के समीप देवाली मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण एक विशालकाय पेड़ पूरी तरह झुक गया था और आखिरकार सड़क उखड़कर मुख्य सड़क पर आ गिरा। पेड़ गिरते ही पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कुछ समय के लिए आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय वहां से कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। राहत कार्य के लिए क्रेन, जेसीबी और अन्य भारी मशीनों को लगाया गया।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राहत कार्य के दौरान मार्ग को दोनों ओर से बंद कर रखा गया। प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं से समय रहते बचाव किया जा सके। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका में चल रहे पट्टा वितरण और जन समस्याओं के समाधान शिविर को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने शिविर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिविर में आमजन को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है और पट्टा वितरण की प्रक्रिया बेहद धीमी है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारी नाथद्वारा नगर पालिका में आयोजित पट्टा वितरण और जन समस्याओं के समाधान शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि शिविर केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और आम नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि बड़ी संख्याओं में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई लोगों के कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। नेताओं ने कहा कि पट्टा वितरण, सफाई, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग लगातार भटक रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया है कि अब तक पूरे शिविर में केवल 12 से 15 पट्टों का ही वितरण किया गया है। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से करते हुए कहा कि उस समय आयोजित शिविरों में 18 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया था, जबकि वर्तमान शिविर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से शिविर की कार्यप्रणाली में सुधार कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। निरीक्षण को लेके भी बहुत सी समस्या आ रही थी। मतलब ये काम मजबूरी में इन्होंने डाल तो दिया है कैंप पर। ये कैंप की जो नियम है, नियमावली इतनी टफ कर दी है कि लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी समस्या ये हमारी कि हमारे यहाँ जो अभी फर्जी पट्टे दिए गए हैं उसके थ्रू मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो वार्ड में अपने जो काम करते हैं उनको पाबंद किया गया है। तो उस पर भी ये नगर पालिका आपके लोगों को वहाँ कोर्ट में पाबंद किया जा रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। दूसरी समस्या हमारी ये थी। और सरकार तो आती जाती रहती है, आज हमारी नहीं है, कल बीजेपी की नहीं होगी, पर आपके जो कर्मचारी हैं उनके पक्ष में तो आप खड़े होइए। आज हम उनका पक्ष लेकर भी यहाँ पे आए हैं। दूसरा, मंदिर मंडल की जो मंदिर की जो परिक्रमा है और जो नगर पालिका की जो दायित्व है, साफ सफाई, पानी, मतलब ये जो मूलभूत सुविधा है ये भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी है? न तो ये चुनाव कराए जा रहे हैं टाइम पे इनसे, न इनसे पालिका संभल रही है, न इनसे सरकार संभल रही है। मतलब आप देख लो कि ब्लॉक से लेके पूरे राजस्थान का यही हाल है, इनसे सरकार नहीं संभल रही है। अभी आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान क्या बताया, कितने पट्टे अभी तक इन्होंने वितरण कर दिए? देखो, बड़ी शर्म की बात है कि इन्होंने बोला कि 12 पट्टे दे चुके हैं अभी तक, और कैंप लगे हुए अभी शायद 20-25 दिन हो गए, 15 को ये फिनिश हो जाएगा। तो 12 पट्टे मतलब एक आप ही समझ लो कि भाई ये खाना पूर्ति कर रहे हैं कैंप लगा के, औपचारिकता है बस। तो आपके कार्यकाल में कितने पट्टे दिए गए थे कैंप में? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 18 पट्टे दिए गए थे और सभी को एक भी गलत पता नहीं, सब सही निकले पट्टे। हाँ, जिसपे भी अभी इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा, तो ये गलत बातें करने से आपकी जो कमियां ये छुपेगी नहीं। आप काम करिए। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए कि पूरी परिक्रमा में गंदा हो रहा है। एक लोग कल पूरे परिक्रमा लगाया था, लोटमा परिक्रमा, गंदे पानी में होके निकल रहा है। जो इमली के नीचे से जो दर्शनार्थी आते हैं वो क्या गंदे पानी में होके आ रहे, पूरी महादेव जी की घाटी में नीचे देख लो, गोविंद चौक देख लो, शगुन होटल पे, यहाँ पे आप कूड़ादान देख लो, सब जगह यही हालत है।
काफ़ी निंदनीय स्थिति बनी हुई है नाथद्वारा की, और विश्व प्रसिद्ध स्थान है ये। हम निवेदन करेंगे सरकार से और नगर पालिका आयुक्त महोदय से, कृपया ध्यान दिया जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। आयुक्त महोदय मिले क्या आपसे आज? आयुक्त महोदय हमसे नहीं मिले, शायद उनको पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं पता, पर उनको आज होना चाहिए था यहाँ पे। विपक्ष की सुनोगे नहीं तब तक कैसे आप एक पक्ष का पक्ष रख के आप निरंतर कार्य करते रहेंगे? ठीक है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध खनन को लेकर बाप पार्टी के विधायक अनिल कुमार कटारा ने खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। विधायक ने सरकार से विशेष अभियान चलाकर जांच कराने और दोषियों के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 84 विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध खनन के मुद्दे पर विधायक अनिल कुमार कटारा ने खनन विभाग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र के कई स्थानों से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही है, लेकिन विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। विधायक अनिल कुमार कटारा ने बताया कि हाल ही में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने 84 क्षेत्र में कथित अवैध खनन से संबंधित शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था, लेकिन अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनके अनुसार इससे विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कटारा ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का संभावित राजस्व नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी कर खनन किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा है। विधायक ने मांग की है कि 84 विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सभी संदिग्ध खनन स्थलों की जांच कराई जाए, अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर जन आंदोलन तक पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उनका कहना है कि 84 के प्राकृतिक संसाधनों की कथित लूट, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और राज्य के राजस्व की संभावित हानि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो धन्यवाद जोहर। आज मैं खनन विभाग में गया था, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से मिलने के बाद मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि 84 विधानसभा में कितने माइन से चल रही है, उसमें जो लीज दे रखी है वो लीज कितने समय की है, ये सारा डाटा मुझे चाहिए था। उसके साथ साथ वहाँ के जो क्रेशर मशीन चल रहे हैं, उस लीगली जो क्रेशर मशीन है उसकी आड़ में अवैध क्रेशर मशीन कितने चल रहे हैं, ये सारा डाटा देने के लिए मैं आज पहुँचा था। अधिकारियों से बातचीत भी हुई मेरे, पर अधिकारी सक्षम नहीं थे आज वो डाटा देने में। अधिकारियों को कहना यह था कि सर हम लोग तुरंत तो आपको ये डाटा अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, पर कल तक आपको करा देंगे। तो क्या उनका जितना भी डाटा है ये ऑनलाइन ये लोग रखते हैं या नहीं रखते, मुझे ध्यान में नहीं, पर यहाँ पर वो उस चीज़ से बचना चाह रहे थे। मैं जो डाटा मांग रहा था उस डाटा से ये बचना चाह रहे थे, और बचना इसलिए चाह रहे थे कि ये लोग माइंस और खनन में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है, ऐसा अनुमान है। और स्थानीय जहाँ पर भी माइंस से लोगों की आए दिन मेरे पास शिकायत आती रहती है, तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए आज खनन विभाग में गया। दूसरी बात यह है कि कई जगह ऐसे खनन है और क्रेशर मशीन है जो ये बनाने के लिए जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अनुरूप भी नहीं है। गाइडलाइन में तो कई सारी चीज़ें होती है कि आसपास के जो गांव हैं, पंचायत है, स्कूल है, उन सारे विकासों में जो राजस्व आता है उसके अतिरिक्त जो भी हो विकास करवाए। पर आज 3 से 4 सालों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि माइंस से जो पैसा आ रहा है या आसपास के गाँवों में हम लोग जो विकास कराना चाह रहे हैं। मैंने अधिकारी से इस बारे में सवाल किया
तो उनका यह कहना था कि सब 4 सालों से इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई है। मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ ऐसा काम करवाया है तो मुझे डाटा दो, तो ये लोग नहीं दे पाए। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको विभाग के द्वारा बचाया जा रहा है, और बचाया इसलिए जा रहा है कि उन्हें भी कुछ परोसा जा रहा है। तो उन्हें भी परोसे जाने के कारण ये लोग भी खुश है, और सब मिल बांट करके अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी खनन हो रहा है उस खनन को अवैध तरीके से बेच करके ये लोग मजे मार रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं बेचारे, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि जो लीज है, लीज के अतिरिक्त भी इन लोगों को डरा धमका के ये लोग आगे बढ़ के भी काम करते हैं। उसमें अधिकारियों का हाथ होगा तभी होगा। दूसरी बात है, बोडमली में अगले वर्ष मैडम गई थी, मीनाक्षी मैडम वहाँ पर गए थे। मैंने मैडम को 10 बार कॉल किया। ये मैडम वहाँ के जो ठेकेदार है कुछ, और मैडम के बीच में कुछ चल रहा था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि मैडम और उनके बाद में कुछ पैसों की लेन देन हो रही है या फिर कोई डील हो रही है। मैंने मैडम को तुरंत फ़ोन किया, क्या बात है करके। मैंने 10 से 12 कॉल किए। मैडम को पता था कि ये एमएलए साहब का नंबर है, मैडम ने कॉल नहीं उठाया। कॉल नहीं उठाने का कारण यही था कि अगर मेरा कॉल उठा लेते तो वो डील नहीं कर पाते, और मैं वहाँ पर पहुँचता तो उनका यह काम होता नहीं, सक्सेस नहीं होता। तो कई सारे कारण हैं, सारे चीज़ों को लेकर के मैं आज आया था, पर विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सही तरीके से जवाब नहीं पाए। दूसरी बात कि हमारे उधर 84 में और उसके साथ साथ पूरे डूंगरपुर में भी होता होगा कि हमारे जितने भी ट्रैक्टर के बेचारे ट्रैक्टर वाले लोग हैं, आज बारिश का मौसम है, उस मौसम में किसी किसान ने अपने खेत से पत्थर निकाल लिए और मेड़बंदी के लिए दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो पत्थर लेके जा रहा है, उसी ट्रैक्टर को पकड़ रहे, उसी ट्रैक्टर को पकड़ के चालान बना रहे। अब उसमें बेचारे ट्रैक्टर मालिक का क्या दोष, वो तो किराए पे जा रहा है, न तो वो किसी खान से पत्थर निकाल के नहीं ला रहा है, वो किसान ने वहाँ उसके खेत से निकाले दूसरी जगह मेड़बंदी के लिए जाए, ऐसे ट्रैक्टर को भी पकड़ रहे। तो सर, तो इसमें अब आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी, अगला एक्शन क्या होगा विधानसभा में, या फिर कोई आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मैं एक बार तो सारा डाटा मुझे मिल जाए, डाटा मिलने के बाद मैं उसका मेरे अपने कार्यकर्ताओं से वहाँ पर दिखलवा लूंगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कितना गलत हो रहा है और कितना सही है, और विभाग ने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला। इस चीज़ों पे हम डिसाइड करके आगे का जो भी निर्णय, अगर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। पर हमारे क्षेत्र हो रहा अवैध खनन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों का जो सहयोग हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी आप मोर्चा खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। अगर अधिकारी इस तरीके से पाए गए तो हम लोग बिल्कुल मोर्चा खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में खनन के साथ साथ इसकी गाइडलाइन में जो भी विकास कार्य वो करा सकते हैं वो गाइडलाइन के अनुसार कराए तो हम संतुष्ट हैं। वरना अगर इन लोगों ने इसी तरीके से हमारे जो ट्रैक्टरदारी बेचारे जैसे तैसे घूमते उनको 25-25, 30-30 हज़ार का चालान बना करके इन लोगों की हालत खराब कर दी है। और पुलिस थानों में कुछ कांस्टेबलों को सेटिंग कर करके इन लोगों ने अवैध वसूली, मतलब हर ट्रैक्टर वाले के पास महीने का 1000 रुपया वसूलते, ताकि उनको ये बोला जाता है कि आपके ट्रैक्टर को नहीं पकड़े। बेचारे मजबूर है, ये लोग दे रहे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। थाना वाले और वन विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कई बार कहा कि हमारे क्षेत्र में लकड़ी की अवैध गाड़ियाँ चलती है। अवैध गाड़ियाँ रात को 10-10, 12-12 गाड़ियाँ क्षेत्र से चलती है, उससे भी ज़्यादा चल रही है। इस पे भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। अब ये मैं सारे मुद्दे लेकर के मानसून सत्र में जा रहा हूँ और ये सारे मुद्दे मैं विधानसभा में रखूंगा और कुछ समितियों के सदस्य भी मैं उस समिति में भी पर्यावरण, वन पर्यावरण में मैं ये सारे मुद्दे। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पारिवारिक रंजिश में बुजुर्ग पर हुआ जानलेवा हमला, लोहे के सरिये से सिर पर किया वार, गंभीर हालत में एमबी अस्पताल में भर्ती। तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से, दुर्घटना में एक की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर घायल। नेशनल हाईवे 58E पर हुआ हादसा। ऑपरेशन त्रिनेत्र का एक्शन, 3.75 ग्राम एमडी के साथ युवक गिरफ्तार। मादक पदार्थों के नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।